बच्चों पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, उसमें आप चाहे एचपीएससी स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे स्टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे DSSB की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे अभी जो एग्जाम आना है EMRS का, उसकी भी तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस तो वही रहेगा। ठीक है, हमने एक चैप्टर स्टार्ट कर रखा था आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्या शुरू कर रखा था बच्चों? आइसोमेरिज्म शुरू कर रखा था। उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट हो चुका है। कौन सा है? अगर आप मतलब पीछे वाली वीडियोस कुछ देखेंगे या अब मैं सीरीज में उनको लगा दूंगी, अलग प्लेलिस्ट बन जाएगी इसकी, तो उसमें आपको आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें अब कौन सा पार्ट रहता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म रहता है। कौन सा? स्टीरियो। अभी हमें स्टीरियो का पढ़ना है। स्टीरियो में हमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दो आइसोमेरिज्म हमें पढ़ने हैं। तो अभी हम क्या करेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या कंडीशंस होती है और क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप मेनली एब्सिस और ट्रांस जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जीआई का नाम लिया जाता है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में, तब भी जीआई का नाम लिया जाता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आ जाता है बच्चों? सिस आ जाएगा या फिर क्या आ जाएगा? ट्रांस आ जाएगा। ये दो वर्ड आपके दिमाग में पहले ही आ जाते हैं, सिस या ट्रांस। ठीक है, अब जीआई शो कौन करता है? पहली बात तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए। ठीक है, जैसे डबल बॉन्ड में होती है। आप डबल बॉन्ड को अगर रोटेट करते हो तो वो टूट जाएगा। सिंगल बॉन्ड की तरफ आप किसी चीज को रोटेट कर सकते हो। अगर यहाँ पे एक एटम लगा हुआ है एक यहाँ, तो आप यहाँ से उस मॉलिक्यूल को उनको रोटेट कर सकते हो, पर डबल बॉन्ड में आप ऐसा नहीं कर सकते, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यही जीआई में बोला गया है कि भाई किसी भी तरीके से जो रोटेशन है उसको रेस्ट्रिक्टेड करना है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो टर्मिनल वैलेंसीज हैं, ये होती है टर्मिनल वैलेंसीज। ये जो वैलेंसीज हैं यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों सेम नहीं होनी चाहिए। ये क्या है? ये दोनों सेम नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। जैसे इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल जीआई नहीं है क्योंकि यहाँ की जो टर्मिनल वैलेंसीज हैं, जैसे यहाँ पे सेम है। इस मॉलिक्यूल में क्या है? इस तरफ टर्मिनल वैलेंसीज क्या है? सेम प्रेजेंट है। जैसे यहाँ भी अगर आप देखोगे CH3CH ये लगा हुआ है, यहाँ पे भी क्या है बच्चों? टर्मिनल वैलेंसी जो है वो सेम है, तो ये भी जीआई शो नहीं करेगा। ये दूसरी कंडीशन थी। पहली क्या है? मेरे साथ बोलो, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए। दूसरी है टर्मिनल वैलेंसी क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। फिर क्या है कि जो एरियल डिस्टेंस है बच्चों, जो क्या है? एरियल डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होता है ना, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो एरियल डिस्टेंस। ये भी क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। तब वो मॉलिक्यूल जाके क्या करेगा? आप क्या करेगा? वो जीआई शो करने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत बार एस्टेट में पूछा गया है, इनमें से कौन सा जीआई शो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। आप बिल्कुल देख सकते हैं, कॉमन है ये चीज और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो एचपीएससी स्क्रीनिंग है उसमें भी इसको स्पेशली अंडरलाइन किया गया है, तो आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक आएगा। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ की अगर बात की जाए, अगर हम इसको बनाते हैं तो ये कैसे बनेगा कि यहाँ पे हम हाइड्रोजन नहीं लगा रहे हैं क्योंकि साइड में लगा देंगे। अभी देखो यहाँ एक H है, यहाँ CH3 है, एक यहाँ पे मान लीजिए H लगा दिया और यहाँ CH3। अब आपको ये पता है कि भाई यहाँ पे जो टर्मिनल वैलेंसीज हैं ये सेम नहीं है। पहली बात तो सेम नहीं है, यहाँ पे भी आपको क्या है? ये सेम नहीं है। अब बात रह गई सिस और ट्रांस की। तब क्या है? जो ये ग्रुप है, ठीक है, वो क्या हो? अगर सेम साइड पे हूँ, ठीक है, सेम उस पे हूँ, सेम डायरेक्शन में, तो ये सिस हो जाता है। अगर यहाँ पे H लगा देते और ऊपर यहाँ CH3 चला जाता तो इसको आप क्या बोल देते बच्चों? ट्रांस बोल देते। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आपको जैसे जो अपने पास साइक्लो जो एल्केन्स होते हैं, ये तो इसमें तो क्या हो गई? ये एल्कीन में हो गई। अगर आप साइक्लो एल्केन में देखें तो वहां कैसे सिस और ट्रांस आप बताते हो? अगर देखो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है तो यहाँ CH3 और यहाँ CH3 एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। और यहाँ पे ये जो लेंथ है यहाँ वाली और यहाँ वाली सेम साइड पे है तो ये सिस हो जाएगा। अगर ये अपोजिट चला गया था तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा? ट्रांस फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? जो आप जो साइक्लो एल्केन्स में आप क्या देखोगे कि sp3 एटम जो होंगे वहां पे डिफरेंट वैलेंसीज होनी चाहिए। ठीक है,
भाई जैसे हमने देखा एक ही पोजीशन पे अगर मैंने क्या किया, अगर ये लगाते हुए अगर हम यहाँ देखें, हम क्या करते कि यहाँ भी CH3 कर देते, तो ये GI शो नहीं करेगा। अगर सेम उस पे क्या हो जाएंगी, वैलेंसी सेम हो जाएंगी, भाई यहाँ CH3 हो गया, तो ये GI शो नहीं करने वाला है। डिफरेंट जो sp3 एटम्स हैं उस पे क्या होना चाहिए, आपके पास अलग अलग वैलेंसीज होनी चाहिए। अगर आप साइक्लोहेक्सेन में अगर बात करें, ठीक है, तो क्या क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार इसको ध्यान से देखना। मान लीजिए यहाँ मैंने Br लगाया और वेजो डैश, आपको पता होगा ना क्या होता है, ये वेज पोजीशन है, और एक क्या लगा दिया जाए कि भाई यहाँ पे Br है और एक को लगा दिया जाए ये डैश में, ठीक है। इन दोनों का उन्होंने पूछा था कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, क्या ये GI है, ये स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है, ये क्या है, तो ये क्या शो करते हैं, ये GI शो करते हैं, क्योंकि एक क्या है बच्चों, सिस है और एक ट्रांसफॉर्म है। ये कैसी हो जाएगी, सिस है क्योंकि सेम साइड पे है, ये एक ऊपर की तरफ है तो एक नीचे की तरफ है, तो ये कौन सी हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो ये आपस में ये क्या शो कर रहे हैं, ये GI शो कर रहे हैं। क्या आपको बातें समझ में आ गई हैं? बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर आप जितनी छोटी आपके पास क्या होती है, स्मॉल जो रिंग होती है, वहां पे स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है बच्चों। जैसे 3 मेंबर रिंग है, फिर 4 है, 5 है, तो इसी वजह से सबसे स्टेबल किसको माना जाता है, 6 को, फिर 5 को, फिर 4 को, और सबसे कम 3 को, क्योंकि 3 वाली जो रिंग होती है उसमें स्ट्रेन काफी ज्यादा होता है, एंगल स्ट्रेन काफी ज्यादा होता है, ठीक है ना। अब देखो, क्योंकि एक बात भी बता देते हैं आपको कि एंगल स्ट्रेन में कैसे आप बताते हो, कि अगर आप ऐसे बात कर रहे हो, ठीक है, ये sp3 एटम है मान लीजिए सारे, इनका एंगल टेट्राहेड्रल में आप क्या एंगल बताते हो, जो sp3 होता है 109 बताते हो, 109.28 बोलते हो, यही बोलते हो, पर यहाँ पे एंगल कितना है, 60 है, यहाँ पे 60 एंगल है, होना कितना चाहिए था ये, तो एंगल स्ट्रेन लगभग कितने के आसपास है, यहाँ पे 49.28 के, तो एंगल स्ट्रेन काफी ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसी वजह से आपको यहाँ पे समझना है कि क्यों एंगल स्ट्रेन बढ़ जाता है, या जो 3 मेंबर रिंग होती है वो स्टेबल क्यों नहीं होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये चीज दिखा रखी थी, ये मैंने बताया कि यहाँ पे GI नहीं होने वाला है। फिर अब आपको क्या चीज समझनी है, एक आपको जो ये एजो कंपाउंड होते हैं या ऑक्साइम्स होते हैं, इनमें आपको बताना है कि भाई कैसे यहाँ पे GI मतलब होता है, और किस तरीके से सिन और मतलब एंटी के रूप में आप वहां उसको बताते हो, ठीक है। अब देखना, अगर यहाँ बना होगा तो बता देंगे, अदरवाइज तो लिख ही देंगे। देखो अब ध्यान से देखना बच्चों, मान लीजिए आपके पास है कुछ ऐसे, ये कार्बन है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन का बॉन्ड है, और नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ लोन पेयर है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ आपने Me लगा दिया, मतलब मिथाइल, और यहाँ पे लगा दिया आपने H। आपसे पूछा जाएगा भाई ये अब क्या है, सिस है, ट्रांस है, या सिस और ट्रांस नहीं, आप यहाँ सिन और एंटी बताते हो बच्चों, क्या बताते हो, सिन और एंटी बताते हो। यहाँ आपको यहाँ H नहीं OH लिखना बच्चों, यहाँ OH, यहाँ OH और H की पोजीशन देखी जाती है। अगर ये सेम साइड होते हैं तो ये सिन होता है, और अगर यहाँ Me आ जाता और ऊपर H चला जाता तो ये क्या हो जाती, एंटी हो जाती, क्योंकि OH और H यहाँ पे सेम साइड पे तो सिन हो गया, अपोजिट में हो जाते तो क्या लिखते आप इसको, एंटी लिखते, ठीक है। अब आप यूं सोचो कि मान लो कि भाई यहाँ पे तो हाइड्रोजन ना ही हो, फिर क्या करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, और यहाँ पे इस हाइड्रोजन की जगह आपके पास क्या आ गया, इथाइल आ गया, फिर क्या करोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको नाम बताना है इसका, किस तरीके से रखा जाएगा। आप देखो OH के बिल्कुल जो साथ में है वो इसका सिन है, तो आप लिखते हो सिन इथाइल, और एंटी में कौन है, मिथाइल, ठीक है ना। और ये क्या है, कीटो ऑक्साइम, कीटो ऑक्साइम इनको आप बोलते हो, ठीक है। बात समझ में आ गई, ऐसे इनका नाम रखा जाता है। शायद सारी बात समझ में आ गई होंगी बच्चों। तो ये सिन और एंटी, और अगर हाइड्रोजन नहीं है उसकी जगह इथाइल मिथाइल है, तो जो OH के बिल्कुल सिन में है पहले उसका नाम लिख दो, फिर जो OH के अपोजिट में उसका नाम लिख दो, पीछे कीटोक्साइम लिख दो। फिर जो
एजो जो अपने पास कंपाउंड हो जाते हैं जहाँ पे लोन पेयर हैं, जैसे यहाँ पे हैं एजो कंपाउंड्स में, यहाँ लोन पेयर के बेसिस पे सिन और एंटी बताया जाता है। अगर लोन पेयर जो हो जाते हैं बच्चों वो अपोजिट हो जाते हैं तो एंटी हो जाती है। यहाँ पे बेशक से कुछ लगा हुआ हो, यहाँ H लिखा हो, CH3 लिखा हो, यहाँ पे इथाइल लिखा हो, तो अगर अपोजिट है लोन पेयर तो ये एंटी हो जाती है। और अगर इथाइल ऊपर चला जाए और लोन पेयर नीचे आ जाए, सेम साइड है, तो ये सिन फॉर्म हो जाती है, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ऐसे आप क्या देखते हैं, ये जीआई देखते हैं। जीआई के लिए 3 कंडीशन है, तीनों आपको पता होनी चाहिए। एक मिनट बच्चों, यहाँ से बच्चों जीआई वाले से एक दो क्वेश्चन और पूछा जाता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाला, वो भी आपको ध्यान रखना है। एक चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्या है मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली होता है मॉलिक्यूलर मास के। किसके होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर जो मास होता है। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और किसके होता है, ये सबके डायरेक्टली रहेगा, जो भी अब लिख रहे हैं। पैकिंग एफिशिएंसी, कितना इंटरलॉक्ड है कोई चीज आपस में, पैकिंग एफिशिएंसी, यहाँ पीई लिख देते हैं। ठीक है, और किसके डायरेक्टली होता है, सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, कितना सिमेट्रिकल है, किसके हो जाता है, वही वो पैकिंग एफिशिएंसी में आ जाता है, सिमेट्री भी। और डायरेक्टली होता है ब्रांचिंग के, किसकी हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है ब्रांचिंग के, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मेल्टिंग पॉइंट इनके डायरेक्टली होता है। अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ज्यादा सिमेट्री होगी तो भी क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब सिस और ट्रांस में से मुझे ये बताइए कि ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। जो सिस बोल रहे हैं एक बड़ा सा क्रॉस लगा लीजिए, क्योंकि ट्रांस का ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि वहां पैकिंग बहुत बढ़िया हो सकती है। ठीक है, यहाँ फिट हो जाएंगे और सारे मॉलिक्यूल, तो इसी वजह से यहाँ पे जो इंटरलॉकिंग होती है वो काफी ज्यादा होती है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका, ट्रांस का। ठीक है, अब इसी में अगर सॉल्युबिलिटी की बात की जाए बच्चों, किस चीज की, सॉल्युबिलिटी की। देखो जिसकी, अब इनमें से एक तो सिस है, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल क्या है, सिस है, और एक क्या है, ट्रांस है, ऊपर वाला ट्रांस है, और एक आप क्या बनाया गया, सिस। डाइपोल मोमेंट ज्यादा किसकी होती है, आपको ये पता है कि मान लीजिए यहाँ ट्रांस वाले में हमेशा क्या हो जाती है, डाइपोल मोमेंट कट हो जाती है, तो ट्रांस वाले की होती है जीरो बच्चों, क्या होती है, जीरो। पर सिस की कोई वैल्यू होती है, नॉन जीरो होती है वो। ठीक है, मतलब कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी सिस में। जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट मिलती है वो उतना सॉल्युबल होता है पोलर सॉल्वेंट में। तो इसी वजह से सॉल्युबिलिटी भी यहाँ से क्या है, एक्सप्लेन की जाती है जब आप जीआई और इनकी बात तब करते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई है। अब एक क्वेश्चन और अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, पर वो किस चीज का, बॉइलिंग पॉइंट का। एक बॉइलिंग पॉइंट की और बातें सुन लीजिए। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसके, मॉलिक्यूलर वेट के, वो भी बराबर होता है। यहाँ पे ब्रांचिंग इनवर्स होती है, यहाँ पे डायरेक्टली था ना, बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाता है बच्चों, इनवर्स हो जाती है ब्रांचिंग। ठीक है, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितनी जितनी ज्यादा होंगी उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे आप। मान लीजिए ऐसे कुछ है कि एक में तो कार्बन कार्बन है, दूसरा जो चेन है वो कुछ ऐसे, एक कार्बन की चेन यहाँ लगी हुई है, और एक में है कुछ, कार्बन नंबर सेम कर लेना बच्चों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने कितने लिए हैं, ये अगर हमने 5 लिए हैं तो आपको 5 ही लेने हैं सब में ये, ठीक है, 5 ले लेना। तो वहां पे अगर बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि नहीं तो मास के बेसिस पे आ जाएगा ना फिर तो बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, जिसमें क्या होगी, ब्रांचिंग ज्यादा होगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, और लीनियर वाला जो होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है आप सबको, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्टली होता है, जितनी ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, अगर एक क्वेश्चन और देखना और बताना मुझे कि क्या आंसर देते हो, देखते हैं। कई बच्चे इसको गलत करने वाले हैं, ध्यान से करना, पहले ही बता रहे हैं, क्योंकि जो ऊपर बात बताई है ना उसके हिसाब से कई बच्चे इसको गलत कर देंगे। बताइए क्या आंसर होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जो इसका सोच रहा है या जो इसका सोच रहा है, वो बिल्कुल गलत है। सबसे ज्यादा इसका है। अरे मास तो देख लो ना बच्चों आपकी बारी, मास तो ज्यादा होगा, उसके भी तो डायरेक्टली होता है। तो अकेले सीएल थोड़े टक्कर ले लेगा, इतने सारे बीआर लग गए हैं आके। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। तो कौन ज्यादा सॉल्युबल होता है, नहीं होता है,
ये भी अपना डाइपोल मोमेंट पे आता है और उसी के बेसिस पे आप आंसर देते हैं कि किसकी डाइपोल मोमेंट कैसी होगी। ये केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट वाला कंसेप्ट किसमें, अपना केमिकल बॉन्डिंग में। वैसे आप सबको आता भी होगा, है ना। फिर हमें जो नेक्स्ट देखना है वो देखना है ई एंड जेड नोमेनक्लेचर। क्या है ई एंड जेड? ई और जेड में क्या होता है वो आपको देखना है। मान लीजिए ऐसे एक एल्कीन बनाई गई है, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है CH3 और यहाँ लिखा गया है H, यही चीज़ बना रहे हैं। एक लिखा गया है Br और यहाँ पे एक लिखा गया है इथाइल, ठीक है। आपको ऐसे प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटी किसको देनी है? प्रायोरिटी का मतलब क्या है कि भाई जो टर्मिनल वैलेंसीज हैं उनमें से आपको एक जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको क्या करना है, उसको हायर प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। उसको क्या देनी है? हायर प्रायोरिटी। तो इन दोनों में से पहला नंबर किसको दोगे? CH3 को। इन दोनों में से पहला नंबर किसको दोगे? Br को। तो हायर प्रायोरिटीज ग्रुप, हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है तो इसको Z कन्फिग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? Z बोलते हैं। अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड हो जाते हैं, क्या हो जाता है? अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप अगर अपोजिट साइड हो जाता है तो उसको E बोलते हैं। E नोमेनक्लेचर उसको दिया जाता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, कैसे याद रखोगे, बच्चे भूल जाते हैं E कौन था, Z कौन था। तब देखो किसी चीज को क्या कर दिया जाए, बिल्कुल अपोजिट साइड खींच लिया जाए, अपोजिट, ठीक है, वही तो बोल रहे हैं। अपोजिट साइड हायर प्रायोरिटीज ग्रुप हो तो वो कन्फिग्रेशन E होती है। किसी चीज को खींचोगे तो उसकी आवाज नहीं आएगी भाई, जैसे वो बोल रहा है ई मेरे को दर्द हो रहा है ना। समझ में आ रही है ना। तो अपोजिट जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप, जैसे अगर यहाँ Br होता तो 1 नंबर इसको मिलता, तो हायर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट हो जाते तो ये ई नोमेनक्लेचर हो जाता। बस इतना ही करना है। जिसका ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसको हायर प्रायोरिटी दे देना, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। अब देखो मान लीजिए ये एल्कीन है, इन दोनों में से हायर प्रायोरिटी किसकी है? इस वाले की है। इन दोनों में से हायर प्रायोरिटी किसकी है? पहले ऑक्सीजन लगा हुआ जो अटैच्ड है कार्बन के साथ उसको देखना है। तो पहला नंबर इसको हायर प्रायोरिटी सेम साइड है तो आप इसको क्या बोल दोगे? जेड कन्फिग्रेशन इसको बोल दोगे। इसका नोमेनक्लेचर जेड से किया जाएगा। जैसे हायर प्रायोरिटीज ग्रुप, इसमें देखो हायर प्रायोरिटी आई है, यहाँ पे Br है हायर प्रायोरिटी, तो ये अपोजिट साइड है तो आप इसको क्या बोल दोगे? ई बोल दोगे। ऐसे क्या दी जाती है? प्रायोरिटीज दी जाती हैं। क्या आपको समझ में आ गया है बच्चों? ठीक है। अब आपको जो कन्फर्मर्स हैं, ठीक है, वो आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। अभी पढ़ाएंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी, जहाँ पे आर और एस नोमेनक्लेचर आपको पढ़ाया जाएगा। कहाँ गया भाई कन्फर्मर? एक मिनट, ये रहे। अब देखो कन्फर्मर्स क्या होते हैं, कन्फर्मेशन क्या होती है, क्योंकि इथेन और ब्यूटेन की आपके सिलेबस में है, जो आपका पीजीटी का जो सिलेबस दे रखा है उसमें ये है। अब यहाँ पे फ्री रोटेशन होती है कन्फर्मर्स में। जैसे सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, इसके अराउंड ये क्या कर सकते हैं? ये रोटेट कर सकते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे मिलेगा, उसके अराउंड फ्री रोटेशन होगी। और कन्फर्मर्स की कई बार ये पूछा जाता है भाई कितने कन्फर्मर्स बन सकते हैं इथेन के, तो आप ये नहीं बोलोगे कि भाई एक तो हमने सुना है स्टैगर्ड और एक सुना है एक्लिप्स्ड, ठीक है। एक दो सोचेगा कि नहीं यार इसमें तो ना स्क्यू भी होता है और गोचे भी होता है, तो 4 हो गए हैं। ऐसा नहीं होता बच्चों। इसके इनफाइनाइट क्या बनते हैं? कन्फर्मर्स बनते हैं सबके। आप किसी का भी कन्फर्मर बनाओगे तो इनफाइनाइट बनते हैं, 1 2 3 4 नहीं बनते हैं। ये बात आपके दिमाग में घुस गई होगी। बहुत बढ़िया। और इनको आप ट्रू आइसोमर्स नहीं बोलते हैं, आप ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनको आप ट्रू आइसोमर्स नहीं बोलते हैं। अब कन्फर्मर्स में क्या चीजें, मतलब होता क्या है इसमें, ठीक है, चीजें क्या होती हैं। बॉन्ड लेंथ कभी भी चेंज नहीं होती। ये लेंथ कभी भी, ये चेंजमेंट कुछ नहीं आएगा कि भाई इस लेंथ में कोई चेंज आ गया, भाई ये पहले 2 पिकोमीटर में थी तो अब ये 10 हो गई, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेंथ में चेंज नहीं आएगा। ना बॉन्ड एंगल बदलेगा बच्चों, बॉन्ड एंगल भी नहीं बदलेगा। अब कौन सा एंगल? यहाँ पे 2 बॉन्ड एंगल होते हैं, एक डाईहेड्रल एंगल होता है बच्चों और एक जो अपना नॉर्मल बॉन्ड एंगल होता है। ये बॉन्ड एंगल है एक ही उसके, अगर आप ऐसे बना रहे हैं तो ये आपस का बॉन्ड एंगल होता है। पर इस कार्बन का आपस में जो एंगल बनता है, इस कार्बन का मतलब ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन है, इनका आपस में जो एंगल बनेगा उसको डाईहेड्रल एंगल आप बोलते हो। इसमें चेंज आता है कन्फर्मर्स में, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उस चीज को ध्यान से सुनेंगे। पहले तो आप देखेंगे कि स्टैगर्ड फॉर्म क्या होती है, इक्लिप्स क्या होती है। इक्लिप्स पता है ना सबको क्या होता है? क्या होता है इक्लिप्स?
इक्लिप्स होता है जैसे ग्रहण नहीं लगता है कि एक चीज के पीछे दूसरी चीज आ जाए, ठीक है। अब वो देखो कैसे कैसे होगा कि आपने क्या माना कि यहाँ पे ये कार्बन है, ये पॉइंट कार्बन है, यहाँ पे जो भी वैलेंसी होगी वो रख दी गई है और पीछे जो सर्कल बनाया है ये पीछे वाला कार्बन दिखाया गया है। पीछे ऐसे याद रखो कि जैसे हम ऐसे देखते हैं ना कि भाई किसी एक साधु संत इंसान को हम दिखाते हैं तो पीछे उनकी लाइट दिखाई जाती है, ठीक है। वो एक चीज़ का रिप्रेजेंटेशन होता है, वो सब आपको पता होगा। तो ऐसे ही याद रखेंगे, जो ये ऐसे सूर्य से बनाया गया है ना पीछे, ये पीछे वाला कार्बन है और ये पॉइंट वाला है, ये आगे वाला कार्बन है और वो पीछे वाला कार्बन है। अगर क्या चीज़ दिखाई गई हो, एक मिनट, और ये प्रोजेक्शन भी आपको ध्यान रखनी है, ये कौन सी न्यूमैन प्रोजेक्शन है और जो ये ऐसे दिखाया गया है इसको आप क्या बोलते हो, इसको बोलते हो आप सोहर्स प्रोजेक्शन। क्या बोलते हो? सोहर्स बोलते हो। और इसको क्या बोलते हो, इस वाली को, इसको बोलते हो न्यूमैन, ठीक है। इसमें बता देते हैं इक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म कौन कौन सी होती हैं। इस वाली में देखो, ये एक के पीछे बिल्कुल एग्जैक्ट है, मतलब यहाँ कार्बन है, फिर इसके बिल्कुल एग्जैक्ट वैलेंसीज लगाई गई हैं सेम उसमें, नीचे है तो नीचे है, तो एक के पीछे एक बिल्कुल ऐसे ही होना तो वो इक्लिप्स्ड फॉर्म होती है। पर एक को रोटेट कर लो, एक को कर दो क्या रोटेट, मतलब एक ऐसे वाई बन जाएगा और एक क्या हो जाएगा, ऊपर ये वैलेंसी और नीचे ये, तो ये कौन सी हो जाएगी, स्टैगर्ड फॉर्म हो जाएगी। स्टैगर्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि वहाँ पे रिपल्शन नहीं होती है। क्या नहीं होती बच्चों? रिपल्शन नहीं होती, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। अब देखो कि क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें बनती हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है हमें इथेन का बनाना है। इथेन आपको पता ही, वही CH3 और CH3 होता है। तो एक कार्बन तो ये बना दिया गया, कार्बन के ये 3 हाइड्रोजन बना दिए गए, एक पीछे वाला कार्बन बना दिया गया और ये स्टैगर्ड फॉर्म है तो इसके अपोजिट में स्टैगर्ड का इसका एंगल कितना रहने वाला है, ये 60 में रहने वाला है। कितना रहेगा? 60 एंगल रहेगा ये वाला, इस कार्बन का, और इस दूसरे उसका 60 रहेगा। अब यहाँ पे स्क्यू जो फॉर्म होती है, थोड़ा सा इसके आप जैसे इक्लिप्स फॉर्म हो जाते हैं ना, बिल्कुल इसके पीछे, बिल्कुल इस हाइड्रोजन के पीछे, तो उससे थोड़ा सा टिल्टेड, थोड़ा सा एंगल उसके बीच में होना, वो कौन सी फॉर्म हो जाएगी बच्चों? वो हो जाएगी आपके पास स्क्यू फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और कौन सा स्टेबल है वो भी आपको पता ही लग गया होगा, है ना। सबसे ज़्यादा कौन सा है? स्टैगर्ड है, फिर स्क्यू है, और इक्लिप्स तो अनस्टेबल है क्योंकि बिल्कुल एकदम ही वो उसके पीछे आ जाता है। अब देखो एनर्जी ज़्यादा किसकी दे रखी है? इक्लिप्स्ड की। तो स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड में कितनी एनर्जी का गैप है? 12.5 का। अगर इसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी तो ये इक्लिप्स्ड फॉर्म में पहुंच जाएगा, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो नीचे कौन रहेगा? स्टैगर्ड, और यहाँ पे स्टैगर्ड, क्योंकि स्टैगर्ड को एनर्जी मिली इतनी तो इक्लिप्स्ड में पहुंच गया, वापस एनर्जी कम हुई तो स्टैगर्ड में आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये किस उसमें है? किलो जूल में है, और किलो कैलोरी में और पर मोल दे रखी होगी तो 3 होती है, ठीक है। कैलोरी में 3 किलो कैलोरी पर मोल हो जाएगी। ये किलो जूल में है 12.5, ठीक है। भूलेंगे नहीं आप इस चीज़ को। फिर जो आपको पढ़ना है, कौन से वाला पढ़ना है? ये तो वही दे रखा है हमको, है ना, तो नहीं है। देखो ये चीज़ दे रखी है भाई, जो टॉर्शनल, अभी हमने डाइहाइड्रल बोला था, टॉर्शनल एनर्जी क्या होती है यहाँ पे, जो रोटेट करने के लिए, जो कार्बन कार्बन है उस बॉन्ड को रोटेट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको टॉर्शनल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। यही तो थी वो 12.5 और जो ये हम पढ़ रहे थे। ओके बच्चों। हाँ, फिर ये आ गया अपना ब्यूटेन। ब्यूटेन ब्यूटेन आया है, आ गया। ये बहुत काम का है, ये आपसे पूछा भी जाता है। ब्यूटेन आप कैसे बनाते हैं वो देखो, ये बना रखा है यहाँ पे ब्यूटेन। तो ये कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये CH3 लगे हुए हैं। मतलब एक कार्बन की वैलेंसी देखो, मतलब आगे अगर आप एक कार्बन बनाने वाले हैं ऐसे ही, ये आपने बनाया तो एक जगह तो आप मान लीजिए क्या लगा देंगे, वो आपकी मर्जी आप कैसे बना रहे हैं। ये CH3 लगा रखा है, यहाँ पे H लगा रखा है, यहाँ पे H, फिर ये पीछे वाला क्या है? कार्बन है, और यहाँ ऊपर CH3 है, और यहाँ पे कौन सा है? H है, और यहाँ पे H है। ये सबसे बेस्ट कंडीशन है बच्चों, क्योंकि दोनों CH3 बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल क्या है बच्चों? बिल्कुल अपोजिट में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे भी देखो कौन कौन सी कंडीशन आती है यहाँ, इसको बोला जाता है बिल्कुल एंटी फॉर्म। कौन सी? एंटी, क्योंकि बिल्कुल किस फॉर्म में हो जाते हैं? अपोजिट में हो जाते हैं। ये आती स्टैगर्ड की उसमें ही है, मतलब
ये देखो यहाँ लिखा हुआ ना स्टैगर्ड और उसके ब्रैकेट में एंटी लिखा हुआ है, तो ये एंटी के उसमें ये आते हैं कि बिल्कुल वो आपकी मर्जी, आप कैसे बना रहे हैं, आप ऐसे बना रहे हैं, फिर जो पीछे वाले की वैलेंसी हो जाएंगी वो कुछ ऐसे हो जाएंगी, बात तो बराबर ही है ना। ठीक है बच्चों, तो ये एच एच रख देना, ये स्टैगर्ड फॉर्म है जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। अगर उसको आप 60 के एंगल से रोटेट करा दोगे, ठीक है, ये 60 का एंगल मतलब इसको आप घुमाने लग जाओ, पीछे वाले कार्बन को रोटेट कर दो, ठीक है, इस पीछे वाले कार्बन को रोटेट कर दो 60 के एंगल से, तो ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये सब आपस में क्या करेंगे, ये आगे बढ़ जाएगा और ये वाला आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ही तो होगी, तो ये किस फॉर्म में आ गया, इक्लिप्स्ड में आ गया है। अब फिर से जो है ना उसको और 60 में घुमाओ अभी। ठीक है, अब देखो ये जो CH3 था, ठीक है, ये जो CH3 था, ये अब 60 पे घुमाना है, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ 60 पे घुमाना है, पूरा नहीं घुमाना है कि 120 घुमा दो आप कि ये पूरा यहाँ पहुँच जाए, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल यहाँ घुमाओगे तो 120 हो जाएगा, ये यहाँ सेंटर में लाना है, मतलब ये इधर लाना है। ठीक है, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ CH3 आ जाएगा, और अगला फिर घुमाओगे तो यहाँ H आ जाएगा, इसको घुमाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस वाली पोजीशन पे H आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि CH3 पहुँच गया यहाँ पे, ये वाला, ये जो यहाँ H था ये कहीं यहाँ आ गया था और ये वाला H यहाँ आ गया, ये एग्जैक्टली ऐसे दिखाई दे रही है। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है, गोचे। आप ये कहोगे कि देखो कि ये भी तो ऐसे ही था भाई, यहाँ भी तो इतना ही गैप था ना 60 का, पर बच्चों वो CH3 की पोजीशन पे है, देखो CH3 में अभी 60 का एंगल है, वहां बिल्कुल अपोजिट में था, वहां क्या था, बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट था वो। ठीक है, और तब बिल्कुल क्या हो जाती है, तब पोजीशन क्या होती है, बिल्कुल अपोजिट होती है, तो आप उसको क्या बोलते हो, एंटी फॉर्म, और तब ये एंगल प्रेजेंट है 60 का, तो ये कौन सी फॉर्म है, गोचे, और तब CH3 बिल्कुल पास में हो जाएंगे, वो मतलब इक्लिप्स तो है वो, पर फुल्ली इक्लिप्स्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर CH3 बिल्कुल साथ आ जाएंगे तो वो फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म आ जाएगी, जैसे कि ये रही। ठीक है, फिर वापस से रोटेट कर दोगे, वही रोटेट करना है आपको, यहाँ था CH3 को, फिर यहाँ 60 के, मतलब हर उसमें 60 की रोटेशन देनी है। ठीक है, ऐसे आप घुमाते जाएंगे 60 का रोटेशन कर करके। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल अपनी एंटी फॉर्म भी रहती है, इतना घुमा लोगे ना कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज़ में, पर आपको याद रखना है कि क्या कौन सा स्टेबल है, सबसे ज़्यादा एंटी है, एंटी के बाद कौन आ जाता है बच्चों, जो ये रहा गोचे, जहाँ पे 60 का एंगल होता है, फिर पार्शल इक्लिप्स्ड फॉर्म, पार्शली इक्लिप्स्ड फॉर्म जो होती है वो आप उसको क्या कहोगे, जैसे स्क्यू जिसको बोला गया था, है ना, तो पार्शियल इक्लिप्स्ड आप उसको बोलोगे, और जो फुली इक्लिप्स्ड हो जाता है वो बच्चे अनस्टेबल कंडीशन होती है। बोलो बात समझ में आई है, नहीं आई है, तो ऐसे ही आप तो ऐसे आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, एक चीज और बता देते हैं आपको, कहाँ गया, अच्छा इस वाली कंडीशन को क्या बोलोगे बच्चों, आप इसको भी तो बताओ ना मुझे, इसको क्या बोलोगे, ये एंटी है आपके पास, ये कंप्लीटली अगर ऐसे हो जाता है, मतलब एक के पीछे एक आ जाती है, चाहे CH3 कहीं पे भी हो, उससे मैटर नहीं करता, एक के पीछे एक आ रहा है, तो उसको आप क्या बोल देते हो, वो हो जाती है आपकी, बोलो कौन सी, इक्लिप्स फॉर्म हो जाती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और स्टेबिलिटी और वो सारा सब कुछ आपको पता लगाना है कि भाई कैसे कैसे होता है, और जहाँ पे 60 का एंगल इनके बीच में रहता है, ये वाली जो चीज़ रहेगी, ठीक है, यहाँ पे जो बिल्कुल ही पास पास हो, अगर CH3 वही यहाँ रहे तो वो स्क्यू हो जाता है, इतना अगर एंगल रहेगा तो वो आप क्या बोल दोगे, उसको गोचे बोल दोगे। ठीक है, ये दो स्क्यू, गोचे, एंटी, स्टेगर्ड, और ऑर्डर लिख लीजिए आप स्टेबिलिटी का, क्या होती है सबसे ज़्यादा एंटी के बाद गोचे, गोचे के बाद पार्शियल इक्लिप्स्ड, और सबसे कम किसकी हो जाती है, इक्लिप्स्ड की हो जाती है। ये स्टैगर्ड की फॉर्म है बच्चों, गोचे, एंटी, इक्लिप्स्ड, ये सारा। ठीक है, एंटी समझ गए ना। अच्छा कई बार उल्टा हो जाता है कि गोचे कौन से वाला है, ध्यान से समझिएगा, गोचे कंडीशन आपकी ये वाली दिख रही है, क्या है, ये वाली कंडीशन है गोचे की। अगर नहीं दिख रहा हो तो एक मिनट, अब दिख गई। अगर हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो, तो एंटी वाली से ज्यादा गोचे फॉर्म स्टेबल हो जाती है, CH3 नहीं,
यहाँ CH3 की बात नहीं कर रहे कि भाई यहाँ CH3 ही होगा, नहीं। देखो अगर हम यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ इसको साफ कर देते हैं और यहाँ क्या लगा दें, अब वो देखो यहाँ पे मान लीजिए H है और यहाँ OH लगा हुआ है, तो Nt से ज्यादा ये फॉर्म स्टेबल होगी क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर इसके जगह पे OH की जगह पे, OH की जगह पे यहाँ पे चाहे फ्लोरीन हो, चाहे नाइट्रोजन हो और चाहे यहाँ पे OH हो बच्चों, या जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है वहाँ Nt से ज्यादा गोचे फॉर्म स्टेबल होती है ड्यू टू H बॉन्डिंग। समझ में आ गया? बोलो बोलो बोलो, आ गई होगी समझ में। अब यहाँ पे देखो एंटी से तब आप मतलब इसकी रोटेशन करते हैं और इसको, ये कौन से उसमें है, अब यहाँ देखो बच्चों एंटी से तब आप इस फॉर्म में जाते हो कि भाई CH3 यहाँ पे है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा मूवमेंट जो हो गई वो इसकी यहाँ पे हो गई है, इस वाले CH3 की, तो यहाँ आपको इस इधर ट्रांसफर होने में 16 किलो जूल एनर्जी लगती है। वहाँ 12.5 का खेल था सारा, कितना था 12.5 का। अगर इससे ऊपर आप देखोगे तो यहाँ से इस फॉर्म से गोचे और इनसे 19 किलो जूल का रहता है इक्लिप्स्ड और इक्लिप्स्ड में, ठीक है। ये अलग तरीके का इक्लिप्स्ड है, याद रखिएगा इक्लिप्स्ड भी अलग अलग तरीके के हैं। बात सारा खेल CH3 का है, वैसे खेल सारा वैसे किस चीज़ का है, CH3 का है, तो यहाँ से आप इस चीज़ को याद कर लेंगे, ठीक है। नोट्स आपको वैसे ही टेलीग्राम पे मैंने पहले ही इनको ट्रांसफर कर रखा है, टेलीग्राम पे आपको ये मिल जाएंगे सारे, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो देखना है बच्चों, एक मिनट, साइक्लोहेक्सेन का, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि आपको जो साइक्लोहेक्सेन है उसकी कौन सी फॉर्म पढ़नी है, चेयर और जो बोट फॉर्म होती है वो पढ़नी है। मोस्टली आपसे किसका पूछा जाता है, चेयर फॉर्म का पूछा जाता है, वो देखो कैसे कैसे क्या होगा। एक मिनट, अब यहाँ देखो कैसे बनाई जाती है, अलग ही बना देते हैं, एक बारी यहाँ पे बना देते हैं। ये कुछ ऐसे बनाई जाएगी कि बोट फॉर्म की बात चल रही है साइक्लोहेक्सेन की, तो जो जो बातें बोली जाएं उनको ध्यान से समझेंगे। ये जितना टिप जो है ना, जो कोने आपको दिखाई दे रहे हैं उस तरफ एक लाइन खींचते जाओ, जहां जहां जो कोना है वो पॉइंट कर रहा है उस तरफ एक लाइन खींचते जाओ। जैसे ये वाला ऊपर की तरफ कर रहा है, ये वाला नीचे की तरफ कर रहा है, और ये वाला बच्चों ये किसकी तरफ कर रहा है, ये वाला ये नीचे हो गया, ठीक है, ये वाला ऊपर की तरफ हो गया और ये वाला नीचे की तरफ और ये वाला ऊपर की तरफ, ठीक है। ये सारे एक्सियल बॉन्ड है, कौन से हैं, एक्सियल बॉन्ड, कौन से हो गए, एक्सियल, सारी जगह एक्सियल लिख दो। और जो ये बच गए, जैसे यहाँ पे ये वाला बच गया, ये इक्विटोरियल बॉन्ड है, यहाँ पे ये बच गया इक्विटोरियल है, यहाँ पे ये इधर हो जाएगा इक्विटोरियल हो जाएगा, और यहाँ पे ये यहाँ पे इक्विटोरियल हो जाएगा, ये इस साइड इक्विटोरियल हो जाएगा और ये यहाँ की तरफ इक्विटोरियल हो जाएगा, ठीक है। देखो जितना बल्कि ग्रुप होगा ना, जितना बल्कि ग्रुप लोगे वो कोशिश करोगे कि इक्विटोरियल पोजीशन पे रखो। कहाँ पे रखोगे, इक्विटोरियल पोजीशन पे। जैसे दो स्ट्रक्चर बनाते हैं, मुझे ये बताइएगा उनमें से स्टेबल कौन सी है, ठीक है। एक तो यहाँ CH3 रखा हुआ है और एक रखा है बच्चों ये यहाँ CH3। इनमें ना रिपल्शन होती है, एक्चुअल में क्या होती है, यहाँ रिपल्शन हो जाती है, तो स्टेबिलिटी नहीं है। हैवी ग्रुप जहाँ भी रखो, जहाँ पे भी रखो, कोशिश करो कि उसको किस में रख दो, इक्विटोरियल पोजीशन पे रख दो। जैसे इसी में अगर ये बनाए, तो अगर यहाँ रख दें ना हम CH3 को, यहाँ CH3 को रख दें, ठीक है, और एक यहाँ रख दिया जाए CH3, ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर आप इक्विटोरियल पे रख देते हो बल्कि ग्रुप को, तो वो कंडीशन ज़्यादा स्टेबल होगी कंपैरिजन टू अगर बल्कि ग्रुप कहाँ रखे जाते हैं, एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है। हाँ बेशक से मान लो इन दोनों में से, ये आपको पता है, ये अगर इथाइल होता यहाँ पे और यहाँ होता CH3, तो आपको पता है भाई बल्कि ये होगा, तो बल्कि ग्रुप को हमेशा कोशिश कहाँ रखोगे, वो अपना इक्विटोरियल पोजीशन पे जाए, ना कि एक्सियल पे जाए, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी फॉर्म अलग अलग हो जाती हैं, वो भी एक बार यहाँ से साफ कर लें, तो एक बार आप इसको बना के देख लोगे चेयर फॉर्म कैसे बनाई जाती है।
फिर इसी को तब आप थोड़ा-सा रोटेट करते हो, तो वहीं से क्या बनना शुरू हो जाती हैं, बोर्ड फॉर्म, ये फॉर्म आ जाएँगी। चेयर फॉर्म अभी ऐसे बनाई, कुछ ऐसे दिखेगी आपको वैसे, अगर थोड़ा-सा भी आप वो करके देखोगे तो ये क्या बन जाती है, चेयर फॉर्म। यहाँ इसको रोटेट करोगे, मतलब इसको क्या कर दो, सीधा कर दो। इस वाली चीज़ को पकड़ो टिप से और इसको सीधा कर दो, तो कैसी दिखाई देगी? अब वो देखो, ऐसी दिखाई देगी। इसको बोलते हैं हाफ चेयर। ये क्या थी? चेयर फॉर्म थी। ये है बच्चों हाफ चेयर। फिर है, अब इसको क्या करो, अब इस पॉइंट को उठा के, इसको उठा के ऊपर की तरफ कर दो, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगी। ये होती है बोट फॉर्म। ये बोट के जैसे बन गई ना, तो ये होती है बोट फॉर्म। फिर इसको क्या करो, यहाँ पे ये स्टेबल नहीं होती बच्चों, क्योंकि यहाँ देखो ये जो हाइड्रोजन होते हैं ना, इसको फ्लैग पोल रिपल्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैग पोल रिपल्शन। ये स्टेबल नहीं होती है, ठीक है। फिर इसको क्या कर दो, आप पकड़ के इस पॉइंट को पकड़ के ना रोटेट कर दो, घुमा दो। जैसे हम रस्सी में बल देते हैं ना, उसको घुमा देते हैं, रोटेट करते हैं। जैसे डीएनए को हेलिकल फॉर्म में देखते हैं, वैसे ही अब इसको घुमा दो एक पॉइंट को पकड़ के, तो ये कैसा दिखाई देगा वो देखना। कहाँ गया, यहाँ बना दे। ये ऐसे करो, ऐसे, और ये बना तो बहुत सही है। ठीक है बच्चों, ये ऐसे कुछ हो जाएगा। ये ट्विस्टेड बोट हो जाती है। क्या हो जाती है? ट्विस्टेड बोट। ट्विस्ट कर दिया है उस चीज़ को, ठीक है। फिर अगर आप इसको पकड़ के अगर घुमाओगे, तो ये आपकी कुछ ऐसे बन जाएगी। बस यही होना था। अब स्टेबिलिटी, जो सबसे काम की बात है, स्टेबिलिटी ध्यान से लिखो। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी? चेयर फॉर्म, सबको पता है। फिर होती है ट्विस्टेड बोट। कौन सी होती है बच्चों? ट्विस्टेड बोट वाली स्टेबल होती है। यहाँ कोई भी रिपल्शन नहीं है, ठीक है। चेयर के बाद बोल रहे हैं, वैसे नहीं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल बोल दो। फिर होती है आपके पास बोट फॉर्म, और सबसे कम जो स्टेबल होती है वो हाफ चेयर होती है। कौन सी होती है? हाफ चेयर। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर काम का है, याद रखेंगे, पूछा जाता है तभी लिखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी कई बार ना सिस ट्रांस पूछ लिया जाता है बच्चों। क्या पूछ लिया जाता है? सिस और ट्रांस। आप ध्यान से देखेंगे कि अ, आपको पता होना चाहिए कि कौन सिस होगा, कौन ट्रांस होगा। अभी लिख देते हैं, ये क्या बना रहे हैं। अब देखो, मान लो मैंने यहाँ CH3 लगाया और एक लगा दिया है यहाँ CH3, ठीक है। एक में थोड़ा सा उल्टा कर लो, कि यहाँ CH3 है और एक लगा दिया है यहाँ CH3, ठीक है। इसमें से सिस कौन सा और ट्रांस कौन सा, ये बताना है आपको। कैसे? अब वो देखो, अगर जो पोजीशन है, जैसे हमने इसको बोला है ये अप पोजीशन है, ये डाउन पोजीशन है, ये अप पोजीशन है, ये डाउन पोजीशन है, यहाँ पे ये अप पोजीशन है, और यहाँ पे ये डाउन हो जाएगी, और दूसरी जो पोजीशन बनाओगे वो अप हो जाएगी, ठीक है। यही होता है। तो ये कौन से पे है? अप और डाउन, तो ये ट्रांस है। ये कौन से हैं? अप और अप। ऊपर ऊपर है तो ये हो जाएगी सिस। अगर सेम उसमें है, अप अप है, डाउन डाउन है, अप अप है तो सिस, डाउन डाउन है तो भी सिस, और अपोजिट होते हैं अप डाउन या डाउन अप, तो वो ट्रांस हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, बात शायद समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया। चलो अब आपको आर और एस नॉमेनक्लेचर बताते हैं बच्चों, ठीक है। और फिर से वापस चलते हैं कौन से वाले पे? आर और एस नॉमेनक्लेचर पे। वैसे सबको आता होगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बस आपको छोटा सा रूल बता देते हैं कि क्या है। देखो, फिस्चर प्रोजेक्शन आपके पास होती है ये वाली, और एक आपके पास जो वेज और डैश फॉर्म होती है। क्या होती है? वेज और डैश, ठीक है। मान लो ऐसे बना दिया जाए,
यहाँ पे भी बना देते हैं, यहाँ बना दें अगर हम, ये फ्लोरीन है, यहाँ पे आयोडीन है, ये अपना ब्रोमीन है और ये अपना क्लोरीन है। अब ध्यान से सुनो, चीजें एक क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है, चारों ग्रुप जहाँ डिफरेंट होते हैं कायरल कार्बन होता है और ऑप्टिकल एक्टिव होता है। अगर इस फिशर फॉर्म को देखो तो फिशर फॉर्म में कुछ ऐसे होता है भाई, ये डैश पोजीशन होती है और ये जो होते हैं, ठीक है, वर्टिकल वाला जो होता है वो डैश होता है, और जो ट्रांसवर्स वाला होता है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है वो कैसे होते हैं, वो होते हैं वेज और ये होते हैं डैश। ठीक है, जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप होगा बच्चों, जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप होगा वो कौन सी पोजीशन पे होना चाहिए, डैश पे, वेज पे नहीं होना चाहिए, डैश पे होना चाहिए। अब देखो कि किसमें क्या गड़बड़ है, गड़बड़ वाले ही लिखे। हायर प्रायोरिटी मतलब एटॉमिक नंबर ज्यादा हो, जैसे बच्चों को दिक्कत इसमें रहती है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला। बच्चों इसको किस तरीके से करना है वो समझो। इसको ये मान लो कि भाई कार्बन है ना, तो इतनी बार एक कार्बन और मानो कि भाई इसका मतलब ये है कि भाई एक एक बार कार्बन और है। इसमें तो 3 बार कार्बन आ जाएंगे ना, एक बार डबल बॉन्ड हटाओगे तो एक कार्बन, एक कार्बन, एक बार और हटाओ क्योंकि दूसरा बॉन्ड भी है तो वो भी हटेगा। तो अब ज्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे, एल्काइन वालों को दोगे आप। ठीक है, ज्यादा प्रायोरिटी एल्काइन को मिलती है। ठीक है, अब देखो कंपैरिजन टू ये अपनी एल्कीन के, जहां भी अब मान लो ऐसे कुछ दिया गया है और एक है ऐसे, इनमें से ज्यादा प्रायोरिटी किसको देखो दोगे, कैसे चलना है वो देखो। भाई यहाँ पे कार्बन है, इसमें भी कार्बन आएगा, फिर 2 हाइड्रोजन आएंगे, इसमें भी 2 ही हाइड्रोजन आएंगे, सेम चीज पे तो क्या ही लड़ना है ना। फिर यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, कोई बड़ी बात नहीं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है। इसके तीसरा करने के लिए हाइड्रोजन नहीं है इसके पास, तीसरा कंपेयर करने के लिए, इसका तीसरा कंपेयर करेंगे तो आगे चलेंगे, कार्बन है और फिर इसका तीसरा कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और कार्बन में से कौन जीतेगा, कार्बन जीतेगा, तो ऊपर वाला प्रियोरिटी अपनी ज्यादा लेगा। तो ऐसे प्रियोरिटीज डिसाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, अब मान लो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाता है आपके पास ऐसे, तो इसको क्या मानोगे, इसको 2 ऑक्सीजन मान लो, ऐसे आपको डिसाइड करना है। ठीक है, अब यहाँ आ जाए, कहाँ गया, अब यहाँ पे है फ्लोरीन और यहाँ पे है अपना, ये क्या लगा रखा है मैंने, मैं ही भूल गया इसको, आई। ठीक है, ये आयोडीन है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आयोडीन की, दूसरी ब्रोमीन की, और थर्ड नंबर पे ये अपना क्लोरीन, फोर्थ पे आया है ये फ्लोरीन। हमने क्या कहा था, डैश पे किस पे होनी चाहिए, ये डैश पे होनी चाहिए, तो फोर्थ डैश पे ही है, तो नॉर्मल काउंट कर लो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, तो एरो इस तरफ लेके जाओ, तो ये कौन सा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऐसे इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी। कोई गलती तो नहीं है ना, बहुत बढ़िया। पर उल्टा हो, उल्टा कैसे, अगर फ्लोरीन फ्लोरीन आ जाए बच्चों यहाँ पे, यहाँ फ्लोरीन है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप किस पे आ जाए, वेज पे आ जाए। ठीक है, हम यहाँ पे मान लेते हैं आयोडीन, चलो एक मिनट, अब लिखते हैं यहाँ पे किसको लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं ब्रोमीन को, ये फ्लोरीन आ ही गया, यहाँ पे लिख देते हैं आयोडीन को और यहाँ पे अपना क्लोरीन। ठीक है, साइड से भी एक बार साफ कर लेते हैं। इतना आप देखो क्या गड़बड़ है इसमें और क्या ठीक किया जा सकता है। ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे, ये तो पहले पे ही है, ये फोर्थ दूसरे के, ये फर्स्ट है, फिर सेकंड पे ये है और थर्ड पे अपना क्लोरीन है। पर दिक्कत ये है कि भाई ये यहाँ पे है, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, ये हमें यहाँ नहीं चाहिए है। एक रूट आपको चेंज ही तो करना है, एक एक चेंज करना है आपको, कर दो उसको। क्या करोगे, यहाँ पे इसको पहुंचा दो, डैश पे होना चाहिए ना, या ऊपर पहुंचा दो, पर वो सारा घूम जाएगा। आप यहाँ पे क्या करोगे, फ्लोरीन को पहुंचा दो, क्लोरीन यहाँ लग जाएगा। ठीक है, इंटरचेंज हमने कर लिया, किसका किया, देखो यहाँ पे क्लोरीन आ गया, यहाँ फ्लोरीन आ गया, क्या रहा फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये क्या बन गया अपना, बोलो बोलो, ये हो गया अपना, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, क्या निकल के आ रही है, एस आ रही है, पर इसको क्योंकि हमने रोटेशन भी तो की है ना, मॉलिक्यूल को चेंज किया है, तो ये एस आ रहा है, पर ये एस नहीं होगा, ये क्या हो जाएगी आर। एक चेंज कर देना क्योंकि आपने रोटेट किया है, आपने रोटेट किया है ना, तो उसको चेंज कर देना, एस ना बोल के उसको क्या कर दोगे, आर कर दोगे। ठीक है,
एक और बताओ आप मुझे। आपको बताना है, आपके पास कुछ ऐसे है कि ये यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, और ये जो डैश पोजीशन है इस पे क्लोरीन है, और वेज पोजीशन पे बच्चों Br है। ठीक है, इसका आपको क्या बताना है, अब RS नोमेनक्लेचर बताना है। ठीक है, सबसे पहली गड़बड़ तो ये है कि भाई ठीक है, ये पहली पोजीशन है, इसको दूसरी पोजीशन है, ये तीसरी पोजीशन है, पर फोर्थ वाला डैश पे नहीं है। फोर्थ वाला डैश पे नहीं है, तो हम ये कर सकते हैं ना भाई, इनको आपस में इंटरचेंज कर दें। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, यहाँ क्लोरीन और डैश पे अपना कौन आ गया, फ्लोरीन, और यहाँ पे ब्रोमीन। ठीक है, यहाँ पे आयोडीन है, तो क्या करोगे, नंबर गिनो। ये अपना ऐसे जा रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा। कैसी दिखाई दे रही है कन्फिग्रेशन, एस। आपको एस ये दिखाई दे रहा है, ये मॉलिक्यूल एस है। रोटेशन तो आपने की है ना, आपने एक रोटेशन की है ना, वो क्या होगी, आर होगी ना, तो कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, आर। बस यही करना है। अगर रेगुलर है 1 2 3, कोई वेज डैश का कोई पंगा नहीं है, तो सीधा लिख दो, नहीं तो उसको एक उससे भाई एस दिखाई दे रहा है तो आर कर दो। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो ऐसे आपको निकालना है। फिर एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी की जो बात आ जाती है, एनेंटियोमर, डायस्टेरियोमर्स, रेसमिक मिक्सचर, ये। अब बच्चों आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। उसमें क्या होता है कि भाई कायरल सेंटर की बात की जाती है, कि जहाँ पे एक कार्बन पे अगर चारों वैलेंसीज क्या है, डिफरेंट है, एक ए है, फिर बी है, सी है और डी है, तो ये क्या माना जाता है, ऑप्टिकल एक्टिव माना जाता है। कार्बन नहीं, सिर्फ कोई एक एटम मानना है कि भाई यहाँ पे एक आई है, यहाँ पे बी आर है, जैसे वो पीछे हमने माना था जहाँ आर एस निकाला। तो अगर चारों की चारों डिफरेंट वैलेंसीज है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव माना जाता है, और ये कायरल सेंटर माना जाता है। क्या माना जाता है, कायरल सेंटर माना जाता है। इसमें दो चीजें आपको निकालनी है जो क्वेश्चन में मतलब पेपर में आता है। एक तो कायरल सेंटर निकालना, एक वहां पे पूछा जाएगा भाई एनेंटियोमर है कि डायस्टेरियोमर है, या आइडेंटिकल है या रेसमिक मिक्सचर है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो एक तो आपको कायरल सेंटर निकालने आने चाहिए, और एक आपको उससे पहले पता होना चाहिए कि भाई ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होती है उसमें पीओएस और सीओएस कैसे निकालते हैं, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब देखो, आपको ये बताना है कि इसमें कितने कायरल सेंटर हैं। ठीक है, वो आपको बताना है। यहाँ पे ये Cl है और यहाँ पे H है, तो यहाँ पे एक ही कायरल सेंटर है, इनका कोई लेना देना नहीं है, ये एक ही सेंटर है जो कि कायरल है। फिर आपको बताना है, यहाँ पे ये सल्फर है, यहाँ पे ये लोन पेयर, यहाँ पे फिर एक कार्बन है, फिर सल्फर है, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, फिर लोन पेयर है, और यहाँ पे एक कार्बन है। ठीक है, इसमें आपको कायरल सेंटर बताने कितने हैं। ये एक एटम हो गया, इसके चार और भाई एक ऑक्सीजन है, एक लोन पेयर है, दो चीज डिफरेंट हो गई। यहाँ CH3 है, और फोर्थ ग्रुप इसके लिए पूरा होगा, तो ये अलग है, तो मतलब ये कायरल सेंटर है। इसके लिए भी सेम है, तो ये एक सेंटर में एटम है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ इसके लिए पूरा डिफरेंट है, और यहाँ CH3, तो यहाँ दो कायरल सेंटर हैं। तो आपसे कायरल सेंटर भी वो निकलवाते हैं कि वो कायरल सेंटर यहाँ पे है या नहीं है। अच्छा, फिर एक आप बताएंगे, ये आपको दे रखा है, और यहाँ पे मुझे ये बताओ कि कायरल सेंटर कितने हैं। ठीक है, निकाल लिया। जो जो बुद्धू ने दो लिखे हैं, अपने मुंह पे भी दो लगा लो एक बारी। ठीक है, यहाँ दो कैसे हो सकते हैं, यहाँ जीरो कायरल सेंटर है। क्या है, जीरो कायरल सेंटर है। कैसे कायरल जीरो है, अब देखो, ये भी तो बच्चों CH3 कुछ नहीं है, तो ये कार्बन लगाया तो CH3 है, ये भी तो CH3 है, एक ही उस पे कार्बन पे दो वैलेंसी सेम हो गई, तो कायरल तो हुआ ही नहीं, चारों डिफरेंट होनी चाहिए थी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि कायरल कितने हैं। फिर आपको बताते हैं COS क्या होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है। जैसे ऐसे बनाया गया है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है, यहाँ जाएं, यहाँ जाएं, यहाँ पे जैसे भाई यहाँ कोई एटम लगा हो, जैसे Br है और यहाँ पे भी Br है, तो यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ये कट हो सकता है, तो ये सेम मॉलिक्यूल है, ये कोई ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ एटम है, यहाँ थोड़े मिल रहा है, यहाँ पे है, यहाँ थोड़े मिल रहा है, यहाँ है, यहाँ नहीं मिलेगा, तो
तो यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती। अगर आप ऐसे बात करो तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, भाई यहाँ क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, तो यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि ऊपर जाओगे यहाँ भी और नीचे जाओगे तो भी, तो यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको, बहुत बढ़िया। अच्छा एक और बता दो तुम मुझे, यहाँ पे ये बी आर है और यहाँ पे भी बी आर है और यहाँ सी एल है, क्या यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री है? बोलो बोलो। आप सोच रहे हो कि भाई यहाँ इसको काट दें तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, भाई ये सेम हो जाएंगे। बच्चों यहाँ तो कुछ नहीं आया ना, फिर यहाँ तो कुछ भी नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री वो सेम होने चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ चलोगे तो भी कुछ मिलना चाहिए ना। आप यहाँ से यहाँ चले तब तो आपको क्लोरीन मिला, पर इसके अपोजिट में गए तो कुछ नहीं मिला, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे कह सकते हो? फिर आ जाती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS। ठीक है, ये चेक करनी है क्योंकि एनेंशियोमर डायस्टीरियोमर तब चेक करोगे तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एनेंशियोमर में ना POS होनी चाहिए ना COS होनी चाहिए। अगर ये दोनों हैं तो वो एनेंशियोमर हो ही नहीं सकते। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री में जैसे बच्चों ऐसे हो गया ना, मैंने फिशर में कभी भी COS नहीं होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिशर में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री निकाली जाती है। जैसे यहाँ भी इथाइल है और यहाँ भी इथाइल है बच्चों, यहाँ OH है, यहाँ OH है, ये H है और ये H है। ठीक है, तो यहाँ आप एक प्लेन खींच सकते हो ये वाला और ये वाला आइडेंटिकल है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी पहचानने के लिए बहुत काम की चीजें हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर ये बना दें आपके पास कुछ ऐसे है कि भाई ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा कि नहीं होगा, ये क्लोरीन है और एक ये डैश में है, तो क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक तो ऊपर की तरफ क्लोरीन है और एक नीचे की तरफ क्लोरीन है। तो अगर ये कट भी करोगे तो इस क्लोरीन को तब आप फोल्ड करोगे तो इसको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये क्लोरीन तो नीचे है। तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों में से कुछ भी नहीं है। अगर इसकी बात करें कि भाई यहाँ पे Br है और यहाँ डैश में Br है और ऊपर क्लोरीन है, इसको काट दो, यहाँ पे है प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये आपस में वो हो जाएंगे। यहाँ पे आधा क्लोरीन का आइटम ऐसे बचेगा, ये आधा ऐसे, ये आपस में अपनी मतलब एक वो मैच हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है ना, समझ में आ गई होगी। और जहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाए तो वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होंगे, ये भी आप ध्यान रखेंगे, इसी वजह से आपको बताया जा रहा है। फिर हम बात किस चीज़ की कर रहे थे? एनेंशियोमर्स की। जैसे आपने R और S निकालना सीखा ना बच्चों, R और S ये एनेंशियोमर ही तो हो गए। एक होता है राइट की तरफ लाइट को घुमा दे, एक घुमा दे किसकी तरफ? लेफ्ट की तरफ। ये किस नेचर के होंगे? सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे अपना उसमें डेंसिटी हो गई, जो अपना बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये सेम होते हैं एनेंशियोमर्स के। एस्टेट में क्वेश्चन पूछा गया था स्टेटमेंट दे करके कि एनेंशियोमर की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, डिफरेंट होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। RS जो होगा वो आपस में एनेंशियोमर ही होते हैं। यहाँ पे ये पहली बात तो एक दूसरे के मिरर इमेज होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? और यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री फिशर में तो होती ही नहीं है, पहली बात तो एक दूसरे के मिरर इमेज हो, COS और POS ना हो। ठीक है, ये ऑप्टिकल एक्टिव होंगे और आपस में इनका जो रिलेशन बनेगा वो कैसा बनेगा फिर? बोलो कैसा बनेगा? एनेंशियोमर होंगे। जैसे इसकी मिरर इमेज ये हो गई, क्या ठीक बनाई है? बिल्कुल ठीक बनी है। ये CH3 और ये CH3, ये सुपर इम्पोज नहीं होंगे, ये इसके मिरर इमेज है। यूं इसको उठा के इस मॉलिक्यूल के ऊपर रखोगे तो ये इस क्या नहीं बनती है, ये सुपर इम्पोज नहीं होते, ना यहाँ पे POS है और ना यहाँ पे COS है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है और ये एनेंशियोमर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर मान लो यहाँ पे R आ रहा है ना, तो ये क्या होगा? S होगा। एग्जाम्पल दिए मैंने, अगर इसका ये कार्बन R होगा तो ये S होगा, अगर ये S होगा तो ये R होगा। ये एनेंशियोमर्स में होता है। आइडेंटिकल में क्या होता है? जो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल होंगे बच्चों, आइडेंटिकल में क्या होता है? मिरर इमेज होंगे, मिरर इमेज होंगे एक दूसरे के, पर उसमें क्या होगी? POS प्रेजेंट हो सकती है, मान लीजिए COS ना हो, फिर वो आइडेंटिकल कहलाएंगे। ठीक है, वो आइडेंटिकल कहलाएंगे। मिरर इमेज हो पर POS प्रेजेंट हो वहां पे, तो मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाते हैं? आइडेंटिकल हो जाते हैं।
या फिर वहाँ पे क्या हो कि भई हो सकता है पीओएस ना हो पर सीओएस प्रेज़ेंट हो, या फिर पीओएस भी हो और सीओएस भी हो, तो वो आपस में उनका रिलेशन क्या हो जाता है, आइडेंटिकल। वो मॉलिक्यूल कैसे हो जाते हैं, आइडेंटिकल हो जाते हैं। तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी में तो कैसे आएगा, सेम ही चीज़ हो जाएँगे ना फिर, क्योंकि कोई चेंज नहीं आने वाला। तो इसी वजह से इस तरीके से आप देख के बताओगे। फिर है डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर्स आपस में मिरर इमेज नहीं होते हैं बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए मैं एक मॉलिक्यूल बना दूँ यहाँ पे, ये OH और ये H और यहाँ पे Cl और ये Br। तो यहाँ पे OH मिल जाए, ये Cl मिल जाए, ये H मिल जाए, ये Br, ये इसकी मिरर इमेज थोड़े है। ये इसकी मिरर इमेज नहीं है बच्चों। ये इसकी मिरर इमेज नहीं, ये सेम मॉलिक्यूल तो है, यूँ का यूँ उठा के इस पे रख दो, सुपर इम्पोज़ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही होगी आपको। तो देखो डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, पहली बात तो वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगे, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी हो सकते हैं, ध्यान रखें। डायस्टीरियोमर्स क्या हो सकते हैं, जो सिसोल ट्रांस है वो डायस्टीरियोमर्स होते हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है वो, ठीक है। और डायस्टीरियोमर ऑप्टिकल एक्टिव भी हो सकता है और ऑप्टिकल इनएक्टिव भी हो सकता है। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहती हैं इनकी। और एक होता है बच्चों रेसमिक मिक्सचर और एक मीज़ो। अपने जो एस्टेट था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था मीज़ो कंपाउंड से। किससे पूछा गया था, मीज़ो से। मीज़ो कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चों, कायरल सेंटर होना चाहिए, पहला ये कंडीशन है, कायरल सेंटर हो और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, मतलब दोनों में से कोई भी सिमेट्री हो, सीओएस प्रेजेंट हो सकती है या तो फिर पीओएस प्रेजेंट हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी प्रेजेंट हो, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी चीज़ प्रेजेंट होगी तो वो कहाँ पे आ जाता है, मीज़ो कंपाउंड्स में। मीज़ो कंपाउंड्स कौन से, पहली बात तो कायरल सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए। फिर क्या प्रेजेंट होना चाहिए बच्चों वहाँ पे, या तो COS प्रेजेंट हो सकती है या तो फिर क्या प्रेजेंट हो सकती है, POS। अब यहाँ पे एक काम की बात बता दें आपको, काम की बात यहाँ पे क्या है कि जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ना, मतलब मीज़ो कंपाउंड्स किसकी वजह से भई वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, तो वो एक क्वेश्चन पूछा जाता है। रेसिमिक मिक्सचर जो होता है ना, वो इक्वल एनेंटियोमर्स होते हैं, मतलब 50% मान लीजिए R हो गया, 50% S हो गया, तो ये रेसिमिक मिक्सचर हो गया। तो ये होता है एक्सटर्नल कंपनसेशन हो जाती है यहाँ पे, क्या होती है, एक्सटर्नल कंपनसेशन हो जाती है, ठीक है। और अगर मीज़ो कंपाउंड्स में उसके ऑप्टिकल इनएक्टिव होने का कारण देखा जाए तो वो इंटरनल कंपनसेशन होती है। रेसिमिक मिक्सचर में एक्सटर्नल होती है और मीज़ो में कौन सी होती है, इंटरनल कंपनसेशन होती है। बात आपको समझ में आई या नहीं आई है? तो जो मिरर इमेज होते हैं ना, वो दोनों, भई एक R बन गया, एक S बन गया, तो वो आपस में क्या है, रेसिमिक मिक्सचर ही तो है, ठीक है। तो उसमें आपको, और GI जो वाले होता है वो आपस में क्या होते हैं, बोलो क्या होते हैं वो, अपने डायस्टीरियोमर्स होते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मोस्टली चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है अपना, ठीक है ना। शायद आपको सबको समझ में आ गया होगा, और कुछ जो चीज़ें बची होंगी वो आगे धीरे-धीरे होती रहेंगी। टॉपिक कुछ छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी, कई बार हो जाता है दिमाग से निकल जाती हैं चीज़ें, तो वो कवर हो जाएँगी सब में, ठीक है।